Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well students, आज हम UHS के टॉपिक नंबर 1 का टेस्ट नंबर 14 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियड से एसोसिएटेड है उसको डिस्कस करेंगे. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोगों के सामने टेस्ट है. मैं उसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 51. इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरे लेक्चर को जहन में रखिएगा. और ये यूएचएस का वो टॉपिक है जो पीरियड से एसोसिएटेड है. उससे मुतालिक टेस्ट नंबर 14 हमारा इस टॉपिक का सेकंड टेस्ट था. वैसे टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, अब वो तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने लेक्चर में बताया था और इससे पहले टेस्ट में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the valence shell of an isolated atom. Okay, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है. इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, दैट्स व्हाई. अब उसने उसका ट्रेंड पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ओके, अगर मैं देखता हूं, मैं रिवाइज करता हूं कॉन्सेप्ट. आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और दो जगह पे एनॉमली या इरेगुलरिटी आती है, ग्रुप 2A और 3A के दरमियान में. 2A की आयनाइजेशन एनर्जी 3A के एलिमेंट से ज्यादा होती है. बिल्कुल इसी तरह सेकंड 5A की आयनाइजेशन एनर्जी 6A से ज्यादा होती है. और कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल फिलिंग का है. अब उन तमाम चीजों को ज़हन में रख के अगर हम देखते हैं, आंसर करते हैं, तो मेरे पास जो सुटेबल मोस्ट आंसर है दैट इज द चार्ली ऑप्शन. यू नो, बेरिलियम ग्रुप 2A के एलिमेंट है और इसकी एनर्जी बोरॉन जो कि 3A के एलिमेंट है उससे ज्यादा होती है. तो बेरिलियम इज लार्जर देन बोरॉन. और फिर लिथियम जो है ऑफ कोर्स 1A ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है. सो बेरिलियम जो ग्रुप 2A के एलिमेंट है चार्ली ऑप्शन में, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1A से भी ज्यादा है और 3A से भी ज्यादा है. सो बेस्ट ट्रेंड, द सुटेबल मोस्ट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन. वेरी सिंपल. आप टेबल में पेपर में देख सकते हैं कि वैल्यूज भी दी गई हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट और ट्रेंड को फॉलो करना है, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं. Consider the following statements about the ionization energy. Okay. Number 1, it is associated with an element. बिल्कुल सही है, एक एलिमेंट से associated है. Its unit in kilojoules per mole, ठीक है. The elements must be in the gaseous state, isolated state या gaseous state यानी अलहदा हो, एक एटम की बात हो, बिल्कुल ठीक है. नंबर 4, इट इज एन इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. ये दूसरा नाम है आयनाइजेशन एनर्जी का. अब क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये आयनाइजेशन एनर्जी का इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो कि पढ़ के आपको आपके कॉन्सेप्ट की रिवीजन होती है. सो सुटेबल मोस्ट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन. 1, 2, 3 एंड 4 तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. The correct order of electronegativity. Now you know the electronegativity. It's a molecular property. It has no units. Electronegativity is the tendency of an element in a molecule to attract the shared pair of electron. ये सारी बातें ज़हन में आ गई. अब उसने हमें एलिमेंट्स दे दिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जानते हैं कि ये भी लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करती है. ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर मैं देखता हूं तो अल्फा ऑप्शन में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, देन नाइट्रोजन, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस. तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज देखें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन 4.0, फिर क्लोरीन 3.0, सॉरी इसमें ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्लोरीन से भी ज्यादा होती है, 3.5 होती है, देन नाइट्रोजन 3.0 एंड देन फास्फोरस. वैल्यूज भी दी गई हैं लेकिन इसको हम कॉन्सेप्ट के ट्रेंड से भी आंसर कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल एंड अ कॉमन क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है अल्फा. क्वेश्चन नंबर 54 डियर स्टूडेंट्स, पीरियड्स को ज़हन में रखिएगा, तमाम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, तमाम चीजों को ज़हन में रखें. स्टेटमेंट पढ़ते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑलवेज इंक्रीज अलोंग द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू द सल्फर. वेल, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज नहीं करती. मैंने बोला, अभी बोला कि वेरिएशन आती है 2 और 3 में, 5 और 6 में. सो ये तो मैं चूज नहीं कर रहा. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में 1A और 2A में वेरिएशन आती है, 4A और 5A में वेरिएशन आती है, जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी लेक्चर में. वेरिएशन तो आती है, ऑलवेज इंक्रीज नहीं करती, एनॉमलीज हैं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ देयर ऑक्साइड, दिस इज माय आंसर. यू नो, मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की
मैक्सिमम उसका ग्रुप नंबर होता है। सो जब हम लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट टेबल में जाते हैं 1A 2A 3A अप टू द 8A, चूंकि ग्रुप नंबर इंक्रीज ही करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंक्रीज ही करती है। सो दिस इज माय आंसर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हम जानते हैं कि 4A तक इंक्रीज देन डिक्रीज करता है। सो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। बट डियर स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी क्वेश्चन बिकॉज दिस इज MD-CAT। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे बड़ी सिंपल सी भी चीज को स्मार्ट वर्क करते हुए आंसर करना है विद द लॉजिकल रीजनिंग। और तमाम ऑप्शंस की रीजनिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आपके MD-CAT के टेस्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हों, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेटर पोजीशन में उसको आंसर करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। देखते हैं क्या कहते हैं। देयर क्लोराइड्स आर आयनिक। भाई मैग्नीशियम की बात में तो पार्शली आयनिक, चले मान लेते हैं। फास्फोरस और क्लोरीन जब कॉम्बिनेशन में आते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बिट ऑप्शन, कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। भाई कैसे कह सकते हैं हम, हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं जिसमें हमारे पास डुअल नेचर होती है, पार्शली आयनिक या पार्शली कोवलेंट। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। चार्ली ऑप्शन, दे आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वेल दिस इज द आंसर। हमारे पास अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को देखें तो मैग्नीशियम तो मेटल है, फास्फोरस क्लोरीन नॉन मेटल है। ये टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखती हैं, इनका कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है, बट दे आर इन द सेम पीरियड, इनकी ये प्रॉपर्टी मैच करती है। सो नाउ यू गेट द आइडिया कि मैंने लास्ट टेस्ट में भी डिस्कस किया था, लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपको कम से कम ये जो पहले 3 पीरियड्स हैं ये याद होने चाहिए। आपके MD-CAT के UHS टॉपिक के इस पार्ट में आप एलिमेंट्स के बारे में जानते होंगे और उनकी लोकेशंस के बारे में, तो ही आप तमाम सवालों का सही भी जवाब दे सकेंगे। सो ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, दे आर इन द सेम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है, बाकी स्टेटमेंट्स ठीक होंगी, इनकरेक्ट को चूज करना है। इनकरेक्ट वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं ऑफ sp-DNF ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके देखते हैं। अल्फा में तो बड़ा सिंपल है, NS1 से 2 ठीक है। बीटा में P सबशेल की बात करें NS2 और NP 1 से 6 तक बिल्कुल ठीक कह रहा है। चार्ली में मतलब D सबशेल की इन्वॉल्वमेंट करता है तो N-1 आ जाता है ना। हाँ हम जानते हैं पेनल्टीमेट शेल है। अगर हम 4S का फिल कर रहे होते हैं तो उसके बाद 3D फिल होता है, 5S के बाद 4D और 6S के बाद 5D। गॉट इट। तो N-1 यानी प्लेंटीमेट शेल, ये चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन को देखूं तो N-1F यहीं से गलती है। भाई अगर N किसी भी S और P सबशेल की बात की जाए उसके बाद N-1 आता है D यानी सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट शेल, उससे भी एक नीचे, जिस वजह से हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि N-2 फिगर आएगी। तो डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग है। N-2F होता तो ठीक आंसर था। N-1D ठीक है और NS जो भी है वो ठीक है। N-1F नहीं है, N-2F आता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। N-1D और उसके साथ N-2 यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 वैलेंस शेल का जो चल रहा है उससे 2 यूनिट नीचे होता है F ब्लॉक की शेल की फिलिंग। इस वजह से ही हम उसको कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरे पास। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप पेपर पे देख सकते हैं, अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो यू कुड नो कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम ट्रेंड्स को पढ़ लिया, उसकी एनोमलीज को पढ़ लिया और उसमें ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया जो मैंने लेक्चर में बताया था, तो वी विल बी इन द बेस्ट पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और आप देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी से मुतालिक किस तरह क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन आया है हमारे पास पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड पूछता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयर इज अ राइज ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम। सही कह रहा है। देयर इज फॉल ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन, ये हम भी डिस्कस करके आए हैं 283A में। यस सही कह रहा है। देयर इज अ फॉल ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। जी 5A में नाइट्रोजन है, 6A में ऑक्सीजन है। एनोमली है 5A में हाफ फिल्ड पी सबशेल की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। डेल्टा ऑप्शन में कहता है देयर इज अ फॉल ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लिथियम टू नियोन। ऐसा तो नहीं है। हम जानते हैं लिथियम फर्स्ट ए में, नियोन 8A में, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है।
दूसरा वो कहता है फॉलोड बाय राइज टू आर्गन। भाई टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, तो डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, रिवर्स में बता रही है। सो दिस इज माय आंसर। उसने कहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, वेरी सिंपल एंड क्लियर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। Which of the following halides of aluminium is predominantly covalent in nature? My dear students, अगर आपको याद होगा तो मैंने लेक्चर में स्पेसिफिकली फोकस किया था एल्यूमिनियम के हेलाइड्स पे। मैंने कहा था एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है, फिनोमिनन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द फ्लोरीन। डन। फिर मैंने कहा था एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड हमारे पास पार्शियली आयोनिक होते हैं। गॉट इट। और एल्यूमिनियम आयोडाइड Al3 की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। अब इन 4 ऑप्शंस पे 4 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उनमें से एक उसने पूछा है, वो मुझसे कह रहा है कि कोवेलेंट इन नेचर कौन सा है। तो वेरी सिंपल, एल्यूमिनियम आयोडाइड अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। अब देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह रिलेट हो रहे हैं और मैं हर क्वेश्चन पे उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एमटी कैट, दिस इज अ क्लासिफाइड प्रिपरेशन और इसमें आप लोगों को हर चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। Which of the following is the correct order of the increasing radii of the isoelectronic species? My dear students, मैं बात करता हूं isoelectronic species की। What do you mean by isoelectronic species? ऐसी species के जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो मीन सेम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैच करना है आपने। हम जानते हैं कि एनाइंस आर ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन द केटाइंस। अच्छा, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव आयन होगा उतना ज्यादा साइज होगा, बड़ा साइज होगा, आयनिक रेडियस ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अभी बात करते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, अल्फा ऑप्शन मिसमैच कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने सारा बोला रिवर्स कर रही है। डायपॉजिटिव स्मॉलर होता है, बीटा ऑप्शन भी रेलेवेंट है। यूनिपॉजिटिव भाई स्मॉलर होता है, ट्राई मतलब यूनिपॉजिटिव उसको रिवर्स में कह रहे हैं ना, ट्राई पॉजिटिव को। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, द सुटेबल मोस्ट आंसर। Al+3 सबसे स्मॉलर है, उससे बड़ा डायपॉजिटिव आयन है, उससे बड़ा यूनिपॉजिटिव आयन है, और फ्लोराइड आयन नेगेटिव आयन सबसे बड़ा है। सो दिस इज द थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल आंसर, वेरी क्लियर आंसर, यू हैव टू वर्क ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको एक रिलेशन बताया था। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का नाम नहीं है, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। अब उसने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, मैं इन ऑप्शंस में देख रहा हूं, मुझे कहीं पे H पॉजिटिव आयन तो नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं पे हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंपैटिबिलिटी तो नजर नहीं आ रही। मैं कैसे आंसर करूंगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? मुझे तो लॉन पेयर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा। मैंने आपको बताया था, मैं रिवाइज कर रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल में कोई सेंट्रल एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, आई एम गोना जस्टिफाई दैट। इफ यू कुड सी दैट, मैं व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। बात करता है मैंगनीज ऑक्साइड की, फिर वो बात कर रहा है Mn2O3 की, फिर उसके बाद बात कर रहा है MnO2 की, और फिर Mn2O7 की। मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूं और आप 1 मिनट में आंसर कर देंगे। ऑक्सीजन -2 कंपैटिबल +2, मैंगनीज +2 है। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -6 है और यहाँ पे +6 होना चाहिए, तो +6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे +3 आ जाता है। मैंगनीज आपके सामने है, ठीक हो गया। यहाँ पे -4 है तो मैंगनीज +4 में आ जाता है। गॉट इट? सो यू कैन गेट द आइडिया ऑफ दैट। अब उसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाइड होकर -14 आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो फिगर आता है, अगर मैं +14 करूं डिवाइडेड बाय 2 तो +7 आ जाता है। वेल डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सबसे ज्यादा है मुझे बताइए? सर +7 Mn2O7 में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बीटा ऑप्शन में यही कह रहा हूं मैं। इस तरह आप देखें MnO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये उसके बाद है, और यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 है। जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है
उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर है। एक और बात सुन ले, रिलेटेड है, मैंने लेक्चर में ही बताया था, जिसमें किसी सेंट्रल एटम के किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। ये मैंने दो इंपॉर्टेंट मोस्ट एमसीक्यू और पॉइंट शेयर किए आपसे, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड द कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर कोई आयनिक कैरेक्टर पूछे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कैरेक्टर। सो ये तमाम चीजें एमडी कैट के मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मुख्तलिफ अंदाज से पूछी जा सकती हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बीटा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ट्रिकी स्टेटमेंट है। एक्स वाई जी आर द एलिमेंट्स in the short period of a periodic table. Okay, the oxide of X is amphoteric. हम जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किन के होते हैं। चलें इस बात को छोड़ के इजी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लेफ्ट टू राइट मूव करें पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। फिर दरमियान में एम्फोटेरिक ऑक्साइड आते हैं, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, बेसिक से एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक से कोवेलेंट। समझ आ गया, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब उसने मुझे कहा कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ये कहीं दरमियान में होगा। ओके, आगे वो बात करता है द ऑक्साइड ऑफ एक्स इज एम्फोटेरिक। ओके, द ऑक्साइड ऑफ वाई इज बेसिक। अब मेरे पास तरतीब क्या बन गई भाई, वाई लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद मिड में एक्स है, और ऑक्साइड ऑफ द जेड इज एसिडिक नेचर। वेरी सिंपल एंड द ब्यूटीफुल आंसर। वो पूछ रहा है मुझे बताओ तरतीब क्या होगी। तो भाई उसने मुझे कहा था वाई का बेसिक ऑक्साइड है, सबसे पहले मैं लिखूंगा वाई, वॉच दिस, मैं सबसे पहले वाई लिखूंगा, ये बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं ना, फिर मेरे पास बेसिक कैरेक्टर कम होता है, एक्स में उसने कहा था एम्फोटेरिक, और उसके बाद जी लिखूंगा जो कि एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। दिस इज द ब्यूटीफुल एंड द सिंपलेस्ट मोस्ट क्वेश्चन टू चेक योर नॉलेज, कि आपको लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हुए मेटालिक से नॉन मेटालिक में जाने का और बेसिक से एसिडिक में जाने का कितना नॉलेज है। सो ऑप्शंस बनती हैं क्या, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में जो मैंने सॉल्व किया है, दैट इज द बीटा ऑप्शन, वेरी सिंपल ऑप्शन, यू कैन गो फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ जी, क्यों, टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम बढ़ता है, शील्ड्स बढ़ती हैं, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ये मैंने रिवाइज कर दिया पूरी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं उसका क्वेश्चन, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी इन 1b। ओके जी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ऑफ कोर्स हम इस क्वेश्चन को रिलेटेड ही समझेंगे, क्योंकि मेटल्स की बात कर रहे हैं ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपका नॉलेज आता है। हमारे पास जो सबसे बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, जो सिल्वर है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब नॉर्मली आपके ज़हन में क्वेश्चन आया होगा, डिबेट आई होगी, आपने नॉर्मली सुना होगा गोल्ड की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है फिजिक्स में। ठीक है, आप तो सिल्वर की कह रहे हैं, भाई मैं सिल्वर की क्यों कह रहा हूं। लिसन, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। ये ए लेवल्स में डिस्कस की गई है, एफएससी में भी इसकी एलैबोरेशन है। भाई सिल्वर का साइज ऑरम से बड़ा होता है, गोल्ड से बड़ा होता है। बेशक ये +1 होता है, लेकिन कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। उसके बाद कॉपर की, और फिर गोल्ड की। अच्छा, गोल्ड की कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, आप उसको सबसे एंड में क्यों रख रहे हैं। भाई गोल्ड का साइज स्मॉल है, फर्स्ट स्टार्ट में जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन पास ऑन करते हैं उसमें रेजिस्टेंस बढ़ती है, ऑसिलेशन स्टार्ट होती है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू द सिल्वर एंड द कॉपर। गॉट इट। सो अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी इन 1b इज बीटा ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री हमने उसमें इतना लेक्चर में फोकस नहीं किया था, लेकिन जो कि क्वेश्चन आया है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। उम्मीद करता हूं आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following period of the modern periodic table has lanthanide series? बहुत आसान, lanthanide series, lanthanide contraction, सीरियम से लुटीशियम, याद आया कुछ। तो हमारे पास ये कौन सा पीरियड होता है, 6th पीरियड। एक्टिनाइड्स किस में होती हैं बताइए, 7th में। और 7th पीरियड से एसोसिएटेड मैंने कहा था, क्या इंफॉर्मेशन शेयर की थी आपको, मैंने बताया था कि इनकम्प्लीट है।
ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था जो 6th पीरियड है दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। कितने एलिमेंट होते हैं? 32। इस एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 4 एमसीक्यूज आपसे एमडी कैट के शेयर किए जो आपको लाजमी आने चाहिए। वी आर इन अ कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, क्वेश्चन नंबर 64 आप पेपर पे देख सकते हैं टेबल पे। इन अ पीरियड द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ड्यू टू। बड़ा आसान सवाल। हम जब पीरियड में मूव करते हैं तो एक शेल सेम रहता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों? शेल सेम रहता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, उसकी ग्रिप स्ट्रेंथन होती जाती है जिसकी वजह से साइज स्मॉल होता जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। मैं बाकी भी देख लेता हूँ को मिलती जुलती। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। रीजन तो ठीक है, लेकिन मतलब बात तो ठीक है बीटा ऑप्शन, लेकिन उसने रीजन पूछी है। रीजन तो न्यूक्लियर चार्ज है ना। बी वेरी स्मार्ट वाला आंसरिंग। आपको बीटा ऑप्शन भी ठीक लग रही होगी, लेकिन उसने क्वेश्चन किया है कि एटॉमिक रीजन की ड्यू टू। रीजन क्या है? तो एक ही रीजन है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट ए एंड बी, क्योंकि उसने कहा इन द पीरियड द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस इज ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज इंक्रीजिंग। ये रीजन है। बी तो फिनोमिनन है जिसकी वजह से इफेक्ट होता है। So you can go on. Question number 65 की बात करते हैं। Ionization energy of an element increases with the increase of which of the following factors? भाई ionization energy क्यों इंक्रीज करती है? हम देख लेते हैं। उसने ऑप्शन का न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन बी का साइज ऑफ द एटम, सी में का शील्डिंग इफेक्ट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास खूबसूरत कॉन्सेप्ट बड़ा है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है कि टॉप टू बॉटम? 90% बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आता है लेफ्ट टू राइट और जवाब गलत हो जाता है। भाई न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज कर रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो खाली न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फर्क याद रखें। उसके बाद अब ये इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसने खाली न्यूक्लियर चार्ज लिखा था। बाकी बीटा और चार्ली दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी में जारी बात है शील्डिंग इफेक्ट भी प्ले करती है रोल। और हमारे पास साइज ऑफ द एटम दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। माय आंसर विल बी द डेल्टा ऑप्शन। यू नो, मैंने न्यूक्लियर चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर किया? अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करता तो मैं डेफिनेटली इसको इंक्लूड करता। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम, बेशक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कम हो जाता है। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स फील करते हैं उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। हाँ, वो इफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को। खाली न्यूक्लियर चार्ज को किसी ट्रेंड में डिस्कस करना एक एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉट एज अ टेक्निकल पर्सन बात होगी। सो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर डेल्टा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is correct increasing order of the first ionization energy? once again जी ionization energy हम बातें कर चुके हैं, उसी को ध्यान में रखते हैं। तो मैं देखता हूं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड भाई लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है जी, कर रही है। वेरिएशन भी ज़हन में है, 5 और 6 है ग्रुप की और 2 और 3 है ग्रुप की। फास्फोरस मेरे पास ग्रुप 5A में है और उसके बाद मतलब बात है 5A जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 4A के सिलिकॉन से ज्यादा है, तो फास्फोरस की ज्यादा होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कंपटीशन आ गया। मैग्नीशियम चूंकि 2A से है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3A एल्युमिनियम से ज्यादा है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, द ब्यूटीफुल आंसर टू द क्वेश्चन। ऐसे सवालों का जवाब आपको अंदाजा हुआ एमडी कैट स्टूडेंट से आप कैसे आंसर करेंगे? आपको ट्रेंड का भी पता होना चाहिए, एनोमली का भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 2 पीरियड्स हैं जो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे और प्रीवियस टेस्ट में ड्रॉ भी किए थे, आपको बताए थे, इन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि वो कौन किस ग्रुप में पाए जाते हैं, फिर मैं आंसर करूंगा। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, जैसे मैंने जस्टिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। Which of the following cations has smaller heat of hydration? It's a beautiful concept. Heat of hydration या hydration energy is directly proportional to the charge density. मैं एक लाइन लिख देता हूं, आपके लिए ये रिलेशन याद हो जाएगा, मैंने लेक्चर में भी बताया था। Watch this. क्वेश्चन है मेरे पास,
67. Charge density. You know what is charge density? Charge per unit volume is directly proportional to the hydration energy. जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब चार्ज ज्यादा हो, साइज स्मॉलर हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. अब इस पे देखते हैं किसका है. तो अगर मैं ऑप्शंस के देखूं 67 में, तो बेरियम प्लस, उसने पूछा स्मॉलर, रिवर्स में पूछ ले, कोई मसला नहीं. कॉन्सेप्ट मैंने बताया, हम ज्यादा को भी बता सकते हैं, हम मिनिमम को भी बता सकते हैं. जिसकी चार्ज डेंसिटी मिनिमम होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम होगी. सो बेरियम है, कैल्शियम अभी तक, मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम. ग्रुप 2 है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनिक साइज इंक्रीज कर रहा है. अब चार्ज सब पे सेम है, साइज के साथ सबसे ज्यादा है बेरियम का, सबसे नीचे पाया जाता है, तो साइज लार्जर है, चार्ज उतना है, तो चार्ज डेंसिटी बेरियम प्लस 2 की सबसे कम है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं. Ionization energy of an element is the minimum amount of energy required to remove an electron. ठीक है, ये definition बोल दी उसने. Which of the following element has greater first ionization energy? ट्रेंड बताएं जी, वही बातें. फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तीन तो हैलोजेंस में आ गए, तो टॉप पे फ्लोरीन है, उसकी सबसे ज्यादा होगी. और जहां तक ताल्लुक है हाइड्रोजन का, हम जानते हैं ये तो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोर्स फ्लोरीन की ज्यादा. इट्स वेरी सिंपल आंसर, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. Question number 69, students. Mark the incorrect statement. Be very vigilant because right now he's talking about the negative question about the electronegatiivity. Okay, देखते हैं. The maximum electronegatiivity is that of the fluorine element in the periodic table. बिल्कुल जानते हैं 4.0 सही कह रहा है, हमने गलत को चूज करना है. The minimum electronegatiivity is that of the cesium element. ठीक कह रहा है, इसकी electropositivity maximum होती है, best metal है, इसकी सबसे कम पाई जाती है. Did you know that? It has no unit. Of course, it's a ratio, it's a molecular unit. तो हमारे पास इसका यूनिट नहीं होता. It's a competition between, जो हम पॉलिंग स्केल से निकालते हैं तो इसका कोई यूनिट नहीं होता. आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट किलोजूल्स पर मोल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट किलोजूल्स पर मोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी, ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है. सही कह रहा है. डेल्टा कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन द आइसोलेटेड फॉर्म. भाई मैंने अभी कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी, इट्स नॉट एटॉमिक प्रॉपर्टी. तो ये गलत कह रहा है ना, एलिमेंटल प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है. तो ये मेरा आंसर है डेल्टा ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 70. The apparent charge that an atom would have in the compound, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन होगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. देखते हैं भाई. नंबर 1, in ionic compounds the number of the electron which an atom loses or gains, बिल्कुल सही है. नंबर 2, in a covalent compound the oxidation state of an element is decided by the difference of electronegatividity between the two atoms, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. पॉजिटिव या नेगेटिव होगी ना, हम कहते हैं ना कि पार्टनर एटम को देखना हो तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें नेगेटिव आएगा. अब देखिए ना, CH4 वही कार्बन H के साथ हो तो पॉजिटिव, CCl4 वही कार्बन क्लोरीन के साथ हो तो नेगेटिव 4. तो ये सही कह रहा है. नंबर 3, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड द एलिमेंट विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज द, बिल्कुल सही है, मैं बोल चुका हूँ. क्वेश्चन कहता है बताएं करेक्ट कौन सी है, तो सारी करेक्ट है भाई. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. This question is informative for you people, so that if you are confusing in anything, you can get the complete data from this question. ये सारी statements ठीक हैं. Delta option is my answer. Next question पे चलते हैं. Question number 71 है. In which of the following pairs first element has maximum and second element has minimum first ionization energy in the periodic table? भाई स्टेटमेंट को फॉलो करनी है, जो वो पूछना चाहते हैं आंसर करते हैं. हमें ट्रेंड पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का पता है, एनॉमलीज का पता है, तो अब आंसर कर देते हैं. कहता है हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम से ज्यादा है. यही मेरा आंसर है. हीलियम क्या है? नोबल गैस है, एक्सट्रीम राइट पे है, फील्ड ऑर्बिटल है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन. और सीजियम लेफ्ट पे भी है और बॉटम पे भी है. एक एलिमेंट टॉप राइट पे है और एक लेफ्ट बॉटम पे है. तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, जो जितना नीचे होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी.
बिल्कुल सही, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी भी मैं देख लेता हूं, लेकिन बाकी भी सूटेबल में से रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई हैं, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई हैं। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वही ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हैं। तो वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 71 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। द पावर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल क्वेश्चंस भी तो आते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, इट्स वेरी सिंपल। कई दफा इसी टेस्ट में रिपीट किया। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम इज। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा जो मैंने लेक्चर में की थी, मैं रिवाइज करना चाहूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव आयन, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होती है, दूसरा एमसीक्यू। और अगर हमारे पास कहीं पे बहुत ज्यादा गैप आ जाए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का, तो भाई वहां पे शेल भी चेंज हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मैंने लेक्चर में वादा किया था, दोबारा बोल रहा हूं। यहां पे एक और चीज मैं लाजमी शेयर करना चाहूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल में डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताएं, ये 4 वैल्यूज हैं एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जीज की, ए बी सी नाम ले दे, वो एलिमेंट का नाम भी ना लिखे, एमडीकैट में क्वेश्चंस आए हैं, और 4 आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज के मुताबिक आपसे पूछे कि भाई बताओ किसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरा क्वेश्चन समझे हैं? मैंने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। किसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है? मैं कैसे बता सकता हूं? मैं बता सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी से। कैसे? मैं देखूंगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैं देखूंगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर मैं देखूंगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे पास वो टेबुलर फॉर्म जिसमें सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम गैप हो, इसका मतलब है ठीक है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, पहले और 2 के दरमियान फर्क है, लेकिन दूसरे और तीसरे के दरमियान बहुत ज्यादा गैप आ गया है। इसका मतलब है शेल चेंज हो गया है। शेल चेंज होने का मतलब है कि पहली 2 आयनाइजेशन एनर्जीज उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी जो वैलेंस में मौजूद थे, अब तीसरी का गैप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से निकला है। तो मैं बता सकता हूं कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेरी बात समझे? मैग्नीशियम की मिसाल आप ले सकते हैं, आपके सामने है, आपकी बुक में लिखी गई है। मैं आपको जनरल करैक्टर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं देखूंगा अगर तीसरी और चौथी आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में मैक्सिमम गैप आता है तो वैलेंस शेल फिर शिफ्ट ऑन हुआ है, एक शेल चेंज हुआ है। फिर मैं उसको चूज करूंगा कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में माइनर गैप है, थर्ड और फोर्थ में मैक्सिमम गैप है, तो मैं ये भी बता दूंगा। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आप सिंपलेस्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने ट्रेंड पूछा, तो मैं यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरियम पोटेशियम सीजियम इज, पोटेशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, 1 इलेक्ट्रॉन था ना, सुनिएगा समझिएगा, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, चला गया। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पोटेशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। कैल्शियम की बात करता हूं, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बात ठीक है, दूसरा भी तो वैलेंस शेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन में आसानी से निकाल लूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, पोटेशियम से कम। और बेरियम भी तो सर मुझे बताए, वो भी तो उसी ग्रुप का है, ग्रुप 2 एलिमेंट का है, इसकी कैल्शियम से कम क्यों है? क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। कैल्शियम और बेरियम सिमिलर ग्रुप में है, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर कैल्शियम में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है ड्यू टू द इंक्रीजिंग shielding effect. So alpha option is my answer. I'm explaining the data for you people. You must understand. Next question पे चलते हैं, question number 74. Consider the following statement about the electron affinity for the elements. याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वही ट्रेंड्स हैं, मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है, आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल डिफरेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनके पीरियोडिक ट्रेंड सेम है। एक बात, दूसरी बात, एनोमलीज भी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में 2 और 3 में है, 5 और 6 में है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमारे पास 1 और 2 में है, ठीक है, 4 और 5 में है। तो उसको अगर अपने जहन में रखें, वेरी सिंपल आंसर, उसने 3 स्टेट्स बताई हैं। क्वेश्चन क्या करता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहली करेक्ट नहीं है, सेकंड इज करेक्ट, बाकी भी देखते हैं।
एंड थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। एनॉमलीज को ध्यान में रखिएगा, डी सब शेल एफ सब शेल का कॉन्सेप्ट ग्रुप में, और लेफ्ट टू राइट 1A और 4A का जो वेरिएशन है वो ध्यान में रखते हैं। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स चार्ली ऑप्शन है, इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो चार्ली ऑप्शन उसने पूछा था करेक्ट कौन सी है, तो फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसी तरह हमारे पास सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। What is not the trend, negative question, from left to right across the element of the third period of the periodic table? देख लेते हैं, नेगेटिव है। The radii of the atom decrease, ठीक कह रहा है। बीटा में oxide of the elements change from basic, बिल्कुल ठीक कह रहा है। The melting point of the elements decrease steadily, बात सुने, स्टीडली से क्या मुराद है? लेफ्ट टू राइट, हमारे पास उसने जनरल बात की है। हम जानते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में दो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ग्रुप 4A तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, MPBP बढ़ता है और फिर डिक्रीज करता है। सो ये जो उसने बात की है ना चार्ली, ये कंफ्यूजिंग है, ये ठीक नहीं है। उसने क्वेश्चन किया था जो करेक्ट नहीं है। नोट द ट्रेंड, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, डेल्टा भी ठीक ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड? हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद होने चाहिए, मेटालाइट्स के ऑक्साइड, ठीक है, और एल्युमिनियम मेटल का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, याद है ना? तो सारी बातें देखते हैं। वो कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। कैल्शियम का ऑक्साइड बेसिक है, बाकी लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, हमारे पास बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम का एम्फोटेरिक है, जिंक का एम्फोटेरिक है, वो हमें पता है जो हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन कैल्शियम तो टिपिकल मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, Which of the following is the correct order of the increasing ionization energies? देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। आंसर करते हैं इसको, ऑफ द एलिमेंट्स। सेम ट्रेंड देखते हैं, तो नियॉन जो कि ग्रुप 8 में है उसके सबसे ज्यादा, अच्छा उसने हमसे पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो सबसे कम है वो 2A ग्रुप है, फिर 5A है, फिर 7A है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, आई नो दैट यू नो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अल्फा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? द पॉपुलर क्वेश्चन, वो कौन सी ऐसी हैलोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप है, जो सॉल्ट फॉर्मिंग है, लेकिन वो अपनी नेचुरल ओर्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, दैट इज आयोडीन, या आयोडेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, डेल्टा में आयोडीन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एन एलिमेंट दैट हैज अ हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड टेंड टू बी केमिकली इनएक्टिव। मुझे सवाल का जवाब इसी स्टेटमेंट में मिल गया, केमिकली इनएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करते। कौन? जिनके वैलेंस पूरे हैं, यानी नोबल गैसेस, यानी जीरो ग्रुप, यानी ग्रुप 8 है, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जिनको हम एरोजेंस भी कहते हैं। सो वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन, नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अ सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था सब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एमडीकैट। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने बोला था। A sudden large difference between the values of the second and the third ionization energy. Okay, हमें पता लग गया है, would be associated with which of the following electronic configuration? सेकेंड और थर्ड में लार्ज गैप है, इसका मतलब है उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 2 में थोड़ा गैप हुआ, फिर थर्ड में बहुत ज्यादा गैप हुआ। अब मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन चूज करनी है। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक क्वेश्चन, यू मस्ट वर्क ऑन दिस। इसकी और एग्जांपल्स भी देखेंगे आप, 3 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है। गॉट इट? अब मेरी बात सुने, मैं जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। 3s2, s में एस सब शेल है, 3s2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 की सीरीज आ जाती है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर बात करता है एटॉमिक नंबर, तो मेरे पास 12 है, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसकी एक्सप्लेनेशन दी गई, और फॉर योर कॉन्फिडेंस देखें मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन भी टेस्ट में प्ले कर दी है, यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 81, फॉलोइंग ग्राफ शो अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड 3 एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है, कोई भी पीरियड है।
कौन सी प्रॉपर्टी है जो विदाउट वेरिएशन डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, कोई एनॉमली नहीं आती? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, यहां पे मैंने अपने लेक्चर की बात को भी रिवाइज करने एक और चीज आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जस्ट वॉच दैट। डियर स्टूडेंट्स, ये तो ग्राफ मुझे समझ आ गया ना, मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। फर्ज किया मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता, तो वजह से देखिएगा लाइक दिस वन, और फिर उसके बाद दिस वन। ए कैटेगरी बी कह देता, डिक्रीज आ जाता, और फिर एक पीरियड में इंक्रीज के बाद डिक्रीज आता। तो ये ग्राफ किसका है? ये आयोनिक रेडियाई का है। क्यों? केटाइंस और ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम, तो केटाइंस भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं, याद आया लेक्चर। और एनाइंस, वहां पे ट्रायन एक्टिव, ऑक्सीजन ट्रायन एक्टिव है, देन फिर डायन एक्टिव है, देन फिर यूरिन एक्टिव है। एनाइंस का साइज भी डिक्रीज करता है, लेकिन बैरियर आ जाता है। केटाइंस से बहुत बड़ा एनाइन, लेकिन है तो आयंस ना। ये केटाइन है, ये भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है, ये एनाइन है, ये भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। और ये तो सिंपल एटॉमिक मतलब साइज की वेरिएशन है, जिसमें सिर्फ डिक्रीज ही है। ये क्वेश्चन नंबर 81 जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो पूछा है, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। बी वेरी विजिलेंट while answering the questions. Now you are getting the art that how will you answer the questions. तो यहाँ पे जो आंसर किया गया है मेरे पास, मैं आंसर करता हूँ। उसने जो क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस, द चार्ली ऑप्शन, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following isoelectronic species, बारहा बता चुका हूँ, है स्मॉलर साइज। भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब साइज एनाइंस का लार्जर होता है, न्यूट्रल का उससे छोटा, केटाइंस का सबसे छोटा। तो मैं देखता हूं कि नियॉन मेरे पास आंसर है, क्योंकि नियॉन एक न्यूट्रल एटम है। पीरियड इन सबका सेम चल रहा है। साइज देखें ना, फॉर एग्जांपल पीरियड नहीं, अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हमारे पास नियॉन एक न्यूट्रल एटम है, बाकी नेगेटिव है, तो एनाइंस का साइज लार्जर है, न्यूट्रल का स्मॉलर है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। Question number 83. Which of the following property decrease down the 7A group elements? अच्छा जी, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं जी। हैलोजेंस में फ्लूइड्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, टॉप टू बॉटम पोलराइजेशन बढ़ती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ती हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। वेंडरवाल फोर्सेस मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया, बीटा भी आंसर्ड हो गया। चार्ली पोलराइजेबिलिटी मैंने एक ही लाइन में तीनों रीजंस को जस्टिफाई कर दिया। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल आंसर। बाकी सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रेडियस हैज ग्रेटर वैल्यू? भाई वही कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, और अगर मैं इन वैल्यूज को देखूंगा, उसने मेरे पास जो ऑप्शन दिए हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, एक कोवेलेंट रेडियाई है और एक वेंडरवाल्स रेडियाई है। अच्छा, इसका अगर मैं ट्रेंड एक्सप्लेन करूं ना आपके सामने, तो आप डियर स्टूडेंट सॉल्यूशंस में देखें, सॉल्यूशंस में मैंने ट्रेंड भी एक्सप्लेन कर दिया है। उस ट्रेंड के मुताबिक आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है, A9 इज लार्जर देन। अच्छा, उसके बाद कोवेलेंट, फिर उस कोवेलेंट से पहले वेंडरवाल, क्योंकि वेंडरवाल में भी थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, फिर कोवेलेंट आता है, एंड इन द एंड द पॉजिटिव वन। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल आंसर, यू कैन गेट द आइडिया ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है आयंस P-3 S-2 Cl-1, वही एन आयंस का कॉन्सेप्ट है, सेम पीरियड में चल रहे हैं। उसने बता दिया हमें रेडियाई। ओके, क्वेश्चन क्या करता है, वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिक्रीज इन द रेडियस। अच्छा, रीजन बताएं। आंसर उसने दे दिया कि ट्रायन एक्टिव इज लार्जर देन डायन एक्टिव, डायन एक्टिव इज लार्जर देन द यूनियन एक्टिव। रीजन बताएं। रीजन आ रही है आपके पास। क्वेश्चन में पहले कहते हैं इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई वाई विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर चार्ज? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। एंड इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग कांस्टेंट। नहीं भाई, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहे हैं? वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट मिसमैच है। करेक्टली एक्सप्लेन करती है चार्ली, ए कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कांस्टेंट टोटल नंबर, करेक्ट, एंड एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज द रीजन।
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने हैं, न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ती जा रही है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। दिस इज द सुटेबल मोस्ट एंड द बेस्ट आंसर चार्ली ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 85 का। और यूं माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टेस्ट नंबर 14 था, पीरियड से एसोसिएटेड था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव एंड फैंटास्टिक काइंड ऑफ द टेस्ट एमडी कैट, वो आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होगा, आप तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।